वन तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पे पीवाईक्यू की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। सीडीपी के जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 के, जिसमें मैंने 2019 के टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और 2018 के टोटल 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। टोटल 5 सेशन में आपके क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं यानी 2018 के 20 क्वेश्चन बचे हैं पेपर 2 के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने पेपर 1 पूरा डिस्कस किया हुआ है सीडीपी का पेपर 2018 का, और पेपर 2 का 10 क्वेश्चन आपका हो चुका है। आज हम जो बचे हुए 20 क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे, एक एक ऑप्शन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस आपके जब क्लियर होते हैं, चारों ऑप्शन आप अगर अच्छे से क्लियर करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। फिर अगले एग्ज़ाम में आपको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ फैक्ट रटने से या सिर्फ किसी क्वेश्चन का आंसर रट लेने से आप फिर उसको अच्छे से एनालाइज ना करें तो फिर आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपने उसको अच्छे से एनालाइज किया हुआ है कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, उसके आसपास के जितने भी डायमेंशंस उनको अच्छे से कवर किया है, तो आपके आंसर जो होते हैं वो सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम का एक नेचर ये है, मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया है, मैंने क्लियर किया है, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो में शेयर किया था आप लोगों से अपना स्कोर। तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनको आंसर तो पता होता है, पर वो जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की वो उनको डिफ़िकल्ट लगती है, उनको ऑप्शन ही नहीं समझ में आते कि कौन सा आंसर पूछा जा रहा है इसमें। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो उससे आप एक मॉक की तरह उसको आप जब सॉल्व करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर आप टाइम मैनेज कर पाते हैं, फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाते हैं। और जब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है, मतलब कई बार ये कहा जाता है कि आंसर नहीं टफ होता, मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं टफ होता है, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो क्वेश्चन जो होते हैं वो टफ हो जाते हैं, क्वेश्चन नहीं टफ होता। उसकी लैंग्वेज जो होती है वो डिकोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब हम सीखेंगे इस वीडियो में। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली कंटेंट मिलता रहेगा एग्ज़ाम तक। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, कंटेंट की सीरीज चल रही है, पूरा थियरी आपकी डिस्कस हो रही है सीडीपी की, जिसमें आपने कई सारी थियरीज देखी हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आप जब उसको एक बार देखेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी हेल्पफुल है। वो एक हैंड रिटन नोट्स है मेरे अपने, तो आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, जो आपको समझ आए जैसे करिए, वो आपके ऊपर है और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, आई होप। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। ऑप्शन ए है कम करने की विधि का, ऑप्शन बी है द्वितीय विस्तारण विधि का, ऑप्शन सी है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, और ऑप्शन डी है क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो कम करने की विधि का होगा नहीं, सिर्फ बांट रही है, ऐसा नहीं कि कोई पार्ट हटा दे रही है, कोई बड़ा काम तो उसको मतलब छोटा कर दे रही है और सारे काम नहीं कर रही, कर वो सारे काम रही है, बस उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है। सेकेंडरी एलेबोरेशन द्वितीयक विस्तारण विधि का, सब गोल एनालिसिस, फंक्शनल फिक्सडनेस तो होगा नहीं कि क्रियात्मक जड़ता है, तो क्या हो जाएगा, ये सब गोल एनालिसिस हो जाएगा। आपने भी देखा होगा जब आप कोई बड़ा गोल डिसाइड करते हैं, मान लीजिए किसी एग्ज़ाम का, जब आप प्रिपरेशन करने की, जैसे सीटेट के एग्ज़ाम का आप डिसाइड करते हैं कि अच्छा मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद आप उसको ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं कि 15 डेज़ में मुझे सीडीपी का ये पोर्शन कवर करना है, 15 डेज़ में हम मैथ्स देखेंगे, मैथ्स पेडागोजी देखेंगे, ईवीएस की थियरीज देखेंगे, और इस 3 दिन में हम क्या करेंगे, 1-1 घंटे निकालेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपने क्या किया, आपने अपने वर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। और जब आप अपने वर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, कोई गोल जब आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे, तो आपके लिए स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा करना आसान हो जाता है। क्योंकि जब बहुत बड़ा गोल हमारे सामने होता है, बहुत बड़ा सिलेबस हमारे सामने होता है, तो हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब वो काम कैसे पूरा होगा, तो आधा टाइम हमारा ये सोचने में लग जाता है। लेकिन जब आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, आप छोटे छोटे सब गोल्स बना लेंगे, तो फिर आपके लिए वो वर्क करना आसान हो जाएगा। आप एक टाइम पर अपने उस गोल पर फोकस कर रहे हैं जो आपने बनाया है। तो आपका ऑप्शन सी सही ऑप्शन हो जाएगा, सब गोल एनालिसिस उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का प्रयोग कर रही है दिव्या।
ठीक। क्वेश्चन दूसरा देखिएगा, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। सोसाइटी डिटरमाइन करती है रोल मेल और फीमेल का। तो क्या बता रहा है कि जो जेंडर है वो एक इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट है, जेंडर एक हेरिडिटी है, प्रतिभा है वो, और जेंडर क्या है, एक अंतर्ज्ञानीय अवधारणा है, और जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। क्या हो जाएगा, निर्धारण समाज कर रहा है तो सामाजिक अवधारणा होगी ना, अंतर्निहित तो है नहीं। जेंडर ऐसा नहीं है कि इनहेरेंट है, मतलब डिसाइड है पहले से ही कि फीमेल को ये करना और मेल को ये करना, ऐसा कहीं बताया तो गया नहीं है। या हेरिडिटरी है, ये भी नहीं है, क्योंकि आज तक नहीं प्रूव हो पाया है कि कोई वर्ग किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए बना है। खाना बनाना किसी स्पेसिफिक जेंडर से संबंधित है, कि हमारी सोसाइटी ने सेट कर दिया है। ये हेरिडिटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो मेल है उनको खाना बनाना आता ही नहीं, उनके हेरिडिटी में ही नहीं है कि वो ऐसा कर पाएंगे, उनके अंदर भी वो है, वो प्रतिभा है उनके अंदर, पर सोसाइटी ने निर्धारित कर दिया है ना। या ऐसे ही आप एग्जांपल लेंगे कि बाहर का कोई काम है, बस चलाना है, एरोप्लेन उड़ाना है, ये सब डिसाइड है पहले से ही, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी है, ऐसी उनकी प्रतिभा है कि सिर्फ मेल उसको कर सकते हैं, फीमेल्स के अंदर भी है। पर पहले क्या था, सोसाइटी ने डिसाइड किया था ना, ये सब की पहले से ही डिसाइड थे, उनके रोल्स डिसाइड कर दिए गए थे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। एक ऐसा रिजिडिटी बना दी गई थी कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते और आप किचन के अंदर नहीं जा सकते। तो ये क्या है, ये सामाजिक अवधारणा, एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, ना ही ये अंतर्निहित अवधारणा है, ना ये आनुवांशिक प्रतिभा है कि पहले से आनुवांशिकता में आपके है कि आप ऐसा ही सिर्फ कर सकते हैं, आप जो दूसरे जेंडर का वर्क है वो आप नहीं कर पाएंगे, पहले से सेट जो है नॉर्म्स। और एक अंतर्ज्ञानी अवधारणा, ये भी नहीं सही है। ये क्या है, एक सामाजिक अवधारणा है, सोसाइटी ने डिसाइड किया है कि पुरुष का क्या वर्क है और महिला का क्या वर्क है, उनकी जो भूमिकाएं हैं उनको निर्धारित किया है। तीसरा क्वेश्चन, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां किसके उदाहरण हैं? ग्रेड देना, कोड करना, मार्क देना कि कितने मार्क्स मिले हैं, ये सब क्या है? परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि है, रिपोर्ट कार्ड में एकेडमिक प्रोग्रेस को दर्शा रही है, और अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि है। तो ये क्या है, ये जो ग्रेड देना है, मार्क्स देना है, कोड करना है, ये सब क्या है, ये अधिगमकर्ता जो है, लर्नर्स जो हैं, उन्होंने कितना अचीव किया उसको असेस किया जा रहा है। असेस करने का एक क्या है, स्कोरिंग प्रोसेस है ना, कि बच्चे ने कितना अचीव किया, उसको ग्रेड मिला, ए ग्रेड मिला, बी ग्रेड मिला, सी ग्रेड मिला, मार्क्स उसको कितने मिले, 20 में उसको 19 मिले, 18 मिले, 15 मिले, जो भी मिले। तो ये सब बच्चे के लर्नर की उपलब्धि यानी उसकी अचीवमेंट कितनी है उसको असेस किया जा रहा है, उसका असेसमेंट इससे होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि है। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ये थोड़ा सा PDF में आया नहीं है पूरा। तो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। किस में हेल्प करेगा? जब आप लर्नर्स के अचीवमेंट को असेस करेंगे तो आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें आपने जो जो मेथड यूज़ किया वो कितना प्रभावी रहा, इसका भी तो मूल्यांकन हो रहा है। कितना उसे समझ में आया वही तो उसकी अचीवमेंट होगी, वो जितना समझ पाएगा वही तो एग्ज़ाम में लिखेगा, या वो जितना समझ पाएगा उतना ही तो आपको ओरल एग्ज़ाम है तो वो बता पाएगा, उतना ही प्रेजेंट कर पाएगा, प्रेजेंटेशन है तो उतना ही तो प्रेजेंट कर पाएगा जितना उसने समझा। तो शिक्षण अधिगम विधि कितनी प्रभावी रही, आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही, आपने बच्चों को कितना अच्छे से सिखाया, उनको कितना समझ में आया, ये सब रिफ्लेक्ट हो रहा है उपलब्धि में, उसको कितना मतलब उसने जो भी अचीव किया है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। कोई क्षमता समूह आपको नहीं बनाना है कि बच्चों को आप लेबल नहीं करेंगे कि आप बहुत तेज़ हैं, आप बहुत कमज़ोर हैं,
गतिविधियों की सूची तैयार करने में ऐसा कुछ नहीं है, प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में भी नहीं। सबसे अच्छा ऑप्शन आपका क्या है, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। क्वेश्चन नंबर 5, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, सीटेट का फेवरेट है, बहुत बार आता है एग्जाम में और आना भी चाहिए आपको। मतलब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन, आरटी और NEP 2020, NCF 2005, ये सब तो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये इनके जो भी कॉन्सेप्ट है इनको आपको यूज़ करना है अपनी क्लासरूम में, सिर्फ रटना नहीं है, इनकी थियरीज नहीं पढ़ लेनी है, उसको आपको मतलब आपकी टीचिंग में आप कैसे क्लासरूम को मैनेज कर रहे हैं इसमें दिखना चाहिए। इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, इनकी जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे दिखने चाहिए आपकी टीचिंग में। तो ये सब तो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए और इनको कैसे यूज़ करना है ये भी आपको पता होने चाहिए। तो सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता, बताइए। समावेशी शिक्षा, समता और समान अवसर। समता यानी इक्विटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस होता है। इक्वालिटी क्या है कि सबको इक्वल आप मान रहे हैं, सबको समान मान रहे हैं, लेकिन इक्विटी क्या है, जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चा 10 साल का है और एक बच्चा 5 साल का है, आपके पास 4 रोटी हैं, तो इक्वालिटी क्या कहेगी कि आप 2 रोटी 10 साल के बच्चे को दे दीजिए, 2 रोटी 5 साल के बच्चे को दे दीजिए। लेकिन इक्विटी क्या कहेगी, नीड किसको ज़्यादा है। आप समता का जब व्यवहार करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किसको ज़्यादा नीड है। तो जो 10 साल वाला बच्चा है उसको 3 रोटी की नीड है और जो 5 साल वाला बच्चा उसको 1 रोटी की नीड है। तो इक्विटी क्या हो गई कि आप 10 साल वाले बच्चे को 3 रोटी देंगे और आप जो 5 साल का बच्चा उसको 1 रोटी देंगे। तो समता का व्यवहार करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहता है कि जिन बच्चों को ज़्यादा नीड है आप उनको ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो समता एवं समान अवसर बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी सिद्धांत पर आधारित है इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष किसमें लागू किया गया। अब इन सब की जो ईयर हैं कुछ इंपॉर्टेंट वो आपको पता होने चाहिए। ये तो फैक्ट है, मतलब ये फैक्ट आपको रटे होने चाहिए, एकदम ऐसा समझिए, क्योंकि फैक्ट जब आपको याद होंगे तो ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो फैक्ट आएंगे ही, कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, दोनों का मिक्सअप आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्ट आएगा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट आएगा। तो आपको दोनों पता होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। इससे आगे के एग्जाम में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है कि इसमें कितनी अक्षमताओं को रखा गया था, कितनी तरह की, जैसे पहले 7 थी, उसके बाद फिर 21 हो गई थी। तो ये जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, यानी राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, RPWD, ये 2016 में लागू किया गया था। इससे पहले पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट आया था आपका, वो कब आया था, वो 1995 में आया था और इसमें 7 तरह की इंक्लूड की गई थी अक्षमताओं को। और इसके बाद जो ये आया 2016, उसमें 21 इंक्लूड थी, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, व्यक्तिगत विविधता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंक्लूसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये सब फेवरेट टॉपिक है। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों और बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों।
यानी किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा मतलब बहुत माइल्ड ऐसा है कि उसको देखने में प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को आप आगे बैठा दीजिए। किसी को थोड़ी तेज़ आवाज़ में बात करिए अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको सुनने में। अगर थोड़ा सीवियर प्रॉब्लम है तो आप कई तरह के और यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्रेल लिपि का यूज़ हो गया, आप स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं, कोई वीडियो चला सकते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए, आप तभी इंक्लूड कर पाएंगे सारे बच्चों को अपनी क्लासरूम में। उनको ऐसा ना लगे कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं है। तो आपको सबको इंक्लूड करके चलना है, आपके लिए सारे बच्चे इक्वल हैं और एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है आपको। तो ऐसे शिक्षक होने चाहिए जहाँ शिक्षक जो है वो विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, यही है आपका 2009 वाला, इसमें दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो ये जो RTE एक्ट आपका 2009 है, इसमें जो सामान्य बच्चों के लिए है वो 6 to 14 ईयर है आपका अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 6 to 18 ईयर्स है। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो आपका ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो जाएगा, 6 ईयर्स to 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है। ऑप्शन ए सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, ऑप्शन बी शिक्षण व्यावसायिकता के सार्वभौमिकता संहिता, ऑप्शन सी है शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण और अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी क्लासरूम में आपके सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बच्चे होंगे, तो एक सार्वभौमिक संरचना होनी चाहिए अधिगम की, जिसमें सब कोई ही इंक्लूड हो। क्वेश्चन 10, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना, किसमें अंतर्निहित है। ऑप्शन ए है आपका केंद्रीकरण, ऑप्शन बी है संज्ञान बोध, ऑप्शन सी है संज्ञान और ऑप्शन डी है बोध। यानी आप इसको क्या बोलते हैं कि आप मतलब समीक्षा कर रहे हैं खुद से, जैसे कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा है तो आप उस पर फिर रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं कि अच्छा मैंने इसमें ये पढ़ाया, मैं यहाँ और अच्छा कर सकता था, ये टीचिंग मेथड मैंने यूज़ की, आगे मुझे क्या ध्यान रखना है, उससे पहले आप प्लान कर रहे हैं, फिर आप उसमें कुछ संशोधन कर रहे हैं, कुछ रिवाइज कर रहे हैं, कुछ रिव्यू कर रहे हैं। तो ये सब किस में आएगा, ये सब आपका आएगा मेटा कॉग्निशन में। ठीक, ये ना तो केंद्रीकरण है, सेंट्रेशन नहीं है, ना ये कॉग्निशन है और ना ये एकोमोडेशन है, ये क्या है, मेटा कॉग्निशन है। ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रतिक्रियावादी सोच, ऑप्शन बी सृजनात्मक सोच, ऑप्शन सी आपका अमूर्त सोच और ऑप्शन डी आपका मूर्त सोच। यानी बच्चा क्या कर रहा है, किसी भी सूचना की व्याख्या करने के लिए जो उसके पहले के अनुभव हैं उसको, उसके आधार पर वो सोच रहा है, जो उसके पहले उसने अनुभव किया है, कुछ देखा है, कोई ऐसी घटना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, प्रतिक्रियावादी सोच यानी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग तो इसमें है नहीं, कुछ क्रिएटिव नहीं है, वो जो पहले का उसका अनुभव है उसको ही सोच रहा है। अमूर्त सोच नहीं है, इसमें क्या है, ये कॉन्क्रीट थिंकिंग है। मूर्त सोच है, जो उसकी पहले के अनुभव है उनके आधार पर वो उन सूचनाओं की व्याख्या कर रहा है, जो उसका पूर्व अनुभव है उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कॉन्क्रीट थिंकिंग या मूर्त सोच। क्वेश्चन नंबर 12, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर
उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है विभेदीय अनुदेशन, ऑप्शन बी है चयनित अनुदेशन, ऑप्शन सी है सटीक शिक्षण और ऑप्शन डी है त्रुटिहीन अनुदेशन। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो अलग अलग बच्चों की क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, उनके क्या क्या लेवल हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे बहुत थोड़ा अगर उनको प्रॉब्लम है देखने में, तो आप उन्हें आगे बैठा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो फिर उसके लिए और सारी मेथड्स हैं, और सारे आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोई वीडियो ऐसे सुनने वाला ऑडियो सॉरी ऐसे कुछ मतलब रिकॉर्ड करके उनको सुना सकते हैं, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, उनके लेवल के आधार पर आप उनकी जो भी कठिनाइयाँ हैं, उनके जो लेवल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी टीचिंग मेथड को मतलब बना रहे हैं, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहे हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपका इंस्ट्रक्शन कि विभेदीय अनुदेशन का उपयोग कर रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रख रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख रहे हैं, और उसके आधार पर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसके आधार पर आप पढ़ा रहे हैं। तो विभेदी अनुदेशन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के किस चरण का पूर्ववर्ती है? मेंटेनेंस है आपका स्पेसिफिक स्टेज, जो किसका पूर्ववर्ती? ऑप्शन ए आपका है अधिग्रहण यानी एक्विजिशन, ऑप्शन बी है अभिप्रेरण, ऑप्शन सी है आत्मनिर्भरता, और ऑप्शन डी है सामान्यीकरण। तो ये सामान्यीकरण का पूर्ववर्ती है। जो मेंटेनेंस है वो सामान्यीकरण का पूर्ववर्ती है। प्रतिपालन यानी कि मेंटेनेंस के बाद आपका जनरलाइजेशन आता है। सबसे पहले आपका आता है प्रारंभिक अर्जन, अधिगम के 6 चरण हैं। उसके बाद आपका आता है उन्नत अर्जन, फिर आपकी आती है प्रवीणता प्रोफिशिएंसी, फिर आपका आता है मेंटेनेंस, देन आपका जनरलाइजेशन और फिर आपका आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये आपके 6 स्टेप होते हैं। तो जो ये मेंटेनेंस है वो जनरलाइजेशन का पूर्ववर्ती है। क्वेश्चन नंबर 14, जेजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव अन्योन्याश्रित हैं, स्वतंत्र हैं, अंतर संबंधित हैं और एकीकृत हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि जो कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे से संबंधित हैं, है ना? यही तो आपने सुना है अभी तक कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पर ये एक ऐसे इन्होंने जो माना, मतलब जेजोंग का नाम आप याद रखिएगा, इन्होंने क्या कहा कि जो संज्ञान और भाव हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। संवेग का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और संज्ञान का संवेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो गया, इसे आप ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकता है, क्योंकि ये आपको मतलब ऐसे लगता है कि संज्ञान और भाव हर जगह ये बोला गया है कि कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो आप गलत टिक कर सकते हैं। तो इन्होंने ये क्या माना है कि ये स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जेजोंग क्या मानते हैं कि संज्ञान और भाव एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी संशोधन और ऑप्शन डी प्रतिरूपण। कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है वो? पहले से कोई सीखा गया कार्य है, उसमें सुधार लाने के लिए वो प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। तो प्रदर्शन करके सिखा रहा है, वो कुछ मॉडल्स दिखा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। मैन और जीनस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। ठीक, उनका व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है? वो क्या कर रहे हैं? समस्या का विश्लेषण कर रहे हैं, वो विकल्पों की सूची बना रहे हैं, कौन कौन से विकल्प आप मतलब इसमें यूज़ कर सकते हैं, और क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है, प्रत्येक पहलू हर एस्पेक्ट पे वो सोच विचार कर रहे हैं अपना। उनका व्यवहार क्या प्रदर्शित कर रहा है? चौकस है, सतर्क है, निवर्तमान है और निरंकुश है। तो ये क्या है? ये सतर्क हैं बच्चे, वो सारे डायमेंशंस को देख रहे हैं, सारे एस्पेक्ट को देख रहे हैं कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, पूरी तरह से उसको एनालाइज कर रहे हैं, पूरे प्रॉब्लम को, विकल्पों की सूची बना रहे हैं, है ना? तो ये क्या है? ये बच्चे क्या हैं? सतर्क हैं।
पूरी तरह से। ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। प्रॉब्लम सॉल्वर। किसके आधार पर करता है वो? किन विचारों के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है? ऑप्शन ए सृजनात्मक, ऑप्शन बी सौंदर्य बोध, ऑप्शन सी अमूर्त, ऑप्शन डी तार्किक, क्रिएटिव, एस्थेटिक, ऑब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो समस्या सुधारक बच्चा है वो, प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो सृजनात्मक या एस्थेटिक या ऑब्स्ट्रैक्ट तो यहाँ सही बैठ नहीं रहा है आपका। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वो लॉजिकल थिंकिंग करेगा। उसकी थिंकिंग क्या होगी? लॉजिकल होगी। वो लॉजिकल थिंकिंग करके फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, है ना। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, तार्किक। क्वेश्चन नंबर 18। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाएगा। वो खुद से इंटरेस्ट ले रहे हैं उस वर्क में, और अगर वो खुद से इंटरेस्ट ले रहे हैं मतलब उन्हें वो वर्क बहुत पसंद आ रहा है। ऑप्शन ए ड्रिल और अभ्यास कार्य, ऑप्शन बी उपभोक्ता प्रकार का कार्य, ऑप्शन सी निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, और ऑप्शन डी समस्यात्मक प्रकार का कार्य। क्या हो जाएगा? तो ड्रिल और अभ्यास होगा नहीं, प्रोड्यूसर टाइप टास्क है नहीं, ना ये प्रॉब्लम टाइप टास्क है। बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए सीख रहे हैं, यानी जो कर रहा है वो खुद से इंटरेस्टेड है उसमें और अनुभव प्राप्त कर रहा है उस वर्क में। तो क्या हो जाएगा? ये उपभोक्ता प्रकार का कार्य हो जाएगा। इसमें बच्चे अपने उपयोग के लिए वो कार्य कर रहे हैं, उसमें रुचि ले रहे हैं, और वो क्या है, उनकी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, उनको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, वो अपने अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, और मतलब एकदम अच्छे से मज़े मज़े में वो कुछ सीख रहे हैं अपने वर्क से। तो ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। क्वेश्चन नंबर 19। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु श्रव्य, दृश्य, स्पर्श संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। अब आपको एक बताना, ये बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम है, मल्टी सेंसरी अप्रोच है टीचिंग लर्निंग का। उसमें क्या यूज़ किया जाएगा? श्रव्य, दृश्य और स्पर्श, उसके बाद जैसे फिर संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए आपका है गतिबोधक, ऑप्शन बी आपका है कर्णकोटर, ऑप्शन सी आपका है प्रत्यक्षीकरण, और ऑप्शन डी आपका है अवलोकन। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, काइनेस्थेटिक, यानी कि गतिबोधक। जो ये मल्टी सेंसरी टीचिंग लर्निंग का जो अप्रोच है, इसमें क्या ध्यान दिया जाता है कि बच्चे की सभी इंद्रियां सक्रिय हों, यानी वो विजुअली एकदम सक्रिय हो, देख रहा हो, स्पर्श से सीख रहा हो, उसके हाथ पैर सबका यूज़ हो रहा हो, उसके सारे जो मतलब इंद्रियां हैं वो सब कुछ सक्रिय हों। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ वो बुक को पढ़ रहा है, बल्कि वो हर जगह से सीख रहा है। उसकी बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रवृत्ति है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि श्रव्य, दृश्य, स्पर्श और गतिबोध यानी कैनेस्थेटिक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इसके बाद इस सेशन को हम एंड करेंगे। आंसर मैंने इसमें दे दिया है, आप बाद में जब वीडियो देखेंगे तो इसके आंसर्स देख सकते हैं, और आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए, एक मॉक की तरह लीजिएगा ये पूरा 20 क्वेश्चन। आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए इसको कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में, और अपने सजेशंस भी आप कमेंट कर सकते हैं, और लाइक कर लीजिएगा सेशन को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि पूरे एग्ज़ाम तक आपकी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंटेंट आपका चलता रहेगा पूरा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिकोड कर पाएंगे, और एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नेचर को समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए है कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुँच से परे हो, ताकि सामग्री लंबी समय तक चलती रहे। ऑप्शन बी
वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य सेल्फ में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन सी है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। और ऑप्शन डी है पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। अब कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा है जिसमें बच्चे सक्रिय हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी ना मतलब ये ऐसा वो है कि ये देखिए कि कहाँ बच्चे एक्टिव हैं, कहाँ उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस पा रहे हैं, कहाँ उनको ऐसा है कि मतलब उनके लिए ज़्यादा इंक्लूसिव वातावरण यूज़ किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, बच्चों की पहुंच से अगर परे है तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर वो जो भी सामग्री है जब बच्चे उसको उससे मतलब कोई हेल्प ही उनको नहीं मिल रही है तो उस सामग्री का क्या ही यूज़ है, कट जाएगा ये ऑप्शन। सप्ताह में सिर्फ एक बार उसको निकाला जा रहा है फिर रख दिया जा रहा है, या सिर्फ बहुत ही योजनाबद्ध संरचित रखी हुई है पर बच्चे उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब तो सही होगा नहीं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य हों, बहुत सारे जिसमें कार्टून्स बने हों, बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स का यूज़ किया गया हो, क्योंकि बच्चे जो हैं पिक्चर्स के थ्रू ज़्यादा सीखते हैं। बहुत बड़े बड़े उनके बुक्स में होते हैं पिक्चर्स, वो सब उनके शेल्फ में रखे हुए हों जो दिन के किसी भी समय वो अपना निकाल लें, उससे सीख लें, फिर वो वहाँ पर रख दें। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि बच्चे जो हैं एक्टिव हैं यहाँ पे, वो खुद से बाल साहित्य को सेल्फ से निकाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपका ये सेशन आज का ख़त्म हुआ 20 क्वेश्चन का। अब आपके 2 ईयर के क्वेश्चन 2019 और 2018 के 60 क्वेश्चन यानी टोटल 120 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं इन सेशन में। और ये आप पूरी सीरीज़ देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और फिर हम कंटिन्यू करेंगे अगले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। तब तक के लिए आप जो भी पुराने वीडियोस हैं जो आपने नहीं देखी हो उनको आप देख सकते हैं और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने सजेशंस जो हों वो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।